हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनशाइन एकेडमी। आज हम 10th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री साइंस में चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के बारे में थोड़ा बहुत समझेंगे। बहुत इजी चैप्टर है। पूरे इस वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर कवर कर दिया गया है। आशा करते हैं आप शांति से देखेंगे, साथ में अपनी नोट्स भी बनाते जाइए, तो क्या इन फ्यूचर आपको पढ़ने में काम में आएगा। तो बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की, कि केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। तो द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म फ्रॉम वन और टू मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। मतलब ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा कोई सब्सटेंस के बीच में कोई प्रोसेस होती है और कोई नई प्रॉपर्टी वाला, कोई नए गुण वाला हमें अगर कोई नया सब्सटेंस मिलता है, उसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन की बात की, अब बात करते हैं कि रिएक्टेंट किसे कहते हैं। तो द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। बेटा मतलब क्या है कि समझ लो कि कोई केमिकल रिएक्शन है, कोई केमिकल प्रोसेस हो रही है, तो जो पदार्थ अंदर भाग ले रहे हैं, अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो पदार्थ पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसे कहेंगे रिएक्टेंट्स। और जो पदार्थ मतलब जो सब्सटेंस हमको मिलेंगे आफ्टर रिएक्शन उसे कहेंगे प्रोडक्ट। तो दो चीज़ के बारे में आपको शांति से समझना है कि रिएक्टेंट्स किसे कहते हैं एंड प्रोडक्ट किसे कहते हैं। जैसे जैसे आगे चैप्टर पढ़ेंगे आपके डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। तो अभी तक हमने तीन चीज़ पढ़ी। पहला देखा केमिकल रिएक्शन के बारे में कि केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। तो बहुत इजी है कि दो या दो से ज़्यादा कोई सब्सटेंस के बीच में कोई प्रोसेस होती है और कोई नए गुण वाला, नई प्रॉपर्टी वाला हमको कोई पदार्थ मिलता है, कोई सब्सटेंस मिलता है, तो उसे कहेंगे केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन के अंदर जो पार्टिसिपेट कर रहे थे, जिसने पार्ट लिया था, उसे कहेंगे रिएक्टेंट। और जो हमको मिलेगा, जो बनेगा, उसे क्या कहेंगे प्रोडक्ट। अब कौन कौन से एग्जाम्पल है, तो पहला है डाइजेशन इन फूड, खाना जो हमारा पचन होता है वो। दूसरा है रेस्पिरेशन, हम जो सांस लेते हैं, ये भी वन टाइप ऑफ केमिकल प्रोसेस है, क्योंकि देखो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो रिएक्टेंट के तौर पे हमने अंदर क्या लिया, ऑक्सीजन, और बाहर निकलता क्या है भाई, हीट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब लोहे को जंग लगना। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, देखो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन के बारे में, कि जब भी आपको केमिस्ट्री के अंदर बर्निंग वर्ड दिखाई दे, कौन सा वर्ड, बर्निंग। बर्निंग का मतलब होता है जलना। तो समझ लेना है कि वहाँ पर उस सब्सटेंस की जो भी प्रोसेस होती है वो ऑक्सीजन के साथ हो रही है। मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के साथ कोई प्रोसेस होगी तो हमको मिलेगा क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का बनना। अब जितना पढ़ा एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले देखा केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, तो अपने आप दिमाग में बोलने का ट्राई करो कि भाई एक या एक से ज़्यादा कोई दो सब्सटेंस होते हैं, उनके बीच में कोई प्रोसेस होगी और नए गुण वाला, नई प्रॉपर्टी वाला कोई सब्सटेंस मिलेगा, उसे कहेंगे केमिकल रिएक्शन। फिर जो सब्सटेंस ने पार्ट लिया था उसे कहेंगे रिएक्टेंट, और जो सब्सटेंस हमको मिलता है उसे कहेंगे प्रोडक्ट। अब आपको कहा जाए राइट सम एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन, देन वी हैव टू राइट द नंबर 1 इज डाइजेशन इन फूड, नंबर 2 इज रेस्पिरेशन, नंबर 3 रस्टिंग ऑफ आयरन, नंबर 4 बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, एंड नंबर 5 formation of curd. Many more example are there, but we have to write only 5 example in the examination. इसके बाद हमको कब पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, तो देखो याद रखना है, अगर कोई सब्सटेंस है, कोई पदार्थ है, वो अपना स्टेट चेंज करता है, मतलब सॉलिड से लिक्विड में गया, लिक्विड से गैस में गया, गैस से सॉलिड में आया, एक्वियस हो गया, तो मतलब कह सकते हैं कि भाई केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। दूसरा है चेंज इन कलर, अगर सब्सटेंस अपना प्रोसेस के बाद कलर चेंज कर देता है।
थर्ड वन इज चेंज इन टेम्परेचर, अगर उसका तापमान बदलता है, एंड नंबर 4 इज इवोल्यूशन ऑफ गैस, या कोई गैस रिलीज करता है। तो 4 चीज हो सकती है, तब हम कह सकते हैं कि भी केमिकल प्रोसेस या केमिकल रिएक्शन हुआ है। कौन कौन सी है? चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर एंड इवोल्यूशन ऑफ गैस। आई होप आपको ये 4 बात याद रहेगी। अगर आपको पूछ लिया जाए 1 या 2 मार्क के अंदर, ओके, कि भाई कौन सी घटना होगी या कौन सी चीज़ होगी, उसके बाद हम कह सकते हैं दैट केमिकल रिएक्शन इज हुआ है। ओके, तो क्या याद रखना है? चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर एंड इवोल्यूशन ऑफ गैस। देखो, केमिकल रिएक्शन लिखने के बहुत सारे टाइप्स हैं। एक तो हम उसको वर्ड्स में लिख सकते हैं, दूसरा हम उसको फॉर्मूला के तौर पे या इक्वेशन के तौर पे लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अब यहाँ देखो, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में प्रोसेस हो रही है और सामने हमको क्या मिल रहा है? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। यहाँ पर यहाँ तीर जैसा आपको निशान दिख रहा है, उसको हम पढ़ेंगे गिव्स। क्या पढ़ेंगे? गिव्स। तो वापस कह रहे हैं कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। देखो यहाँ पे जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में प्रोसेस हो रही है, तो कहेंगे उसको क्या? मतलब इन दोनों सब्सटेंस ने पार्ट लिया है, तो इसे कहेंगे हम रिएक्टेंट। और जो तीर दिया है, जो गिव्स की साइन है, उसके राइट साइड देखेंगे तो हमको दिख रहा है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। मतलब प्रोसेस होने के बाद हमको 2 नई चीज़ मिली, एक मिल रहा है जिंक सल्फेट और दूसरा मिल रहा है हाइड्रोजन। तो ये चीज़ हमको मिल रही है, दैट्स वाई इसको कहेंगे प्रोडक्ट। अब ये हो गया इसका वर्ड इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन कैसे लिखेंगे? तो इसके फॉर्मूलाज के हिसाब से कि जिंक है तो उसे कहेंगे Zn, जिंक को क्या लिखते हैं? Zn। उसके बाद बात करें कि सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड को क्या लिखते हैं? H2SO4। सामने हमको मिला था जिंक सल्फेट, तो जिंक सल्फेट को कहते हैं ZnSO4 और हाइड्रोजन को लिखेंगे H2। तो याद रखना आपको क्या है कि जो लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं उसे कहते हैं रिएक्टेंट और जो राइट साइड लिखते हैं उसे कहते हैं प्रोडक्ट। अब केमिकल इक्वेशन की बात कर लेते हैं। The chemical reaction can be represented by chemical equation and it involves uses of symbols of elements of chemical formula of reactant। मतलब क्या है? मतलब यह है कि अगर केमिकल प्रोसेस हो रही है तो उसको हम 2 तरह से लिख सकते हैं, वर्ड के तौर पे लिख सकते हैं और केमिकल इक्वेशन के तौर पे भी लिख सकते हैं। जब भी हम केमिकल इक्वेशन के तौर पे लिख रहे हैं तब हमको क्या करना है? उसके सिंबल से उसको रिप्रेजेंट करना है, और जो प्रोडक्ट है उसके फिजिकल स्टेट भी लिखने हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर फिजिकल स्टेट क्या है? तो फिजिकल स्टेट मतलब कि वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैसियस है या एक्वेसियस है। द नेसेसरी कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर और एनी कैटालिस्ट शुड बी रिटन ऑन एरो बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो एरो है, अगर टेम्परेचर हाई किया हुआ है या कोई प्रेशर दिया गया है तो उसको वहाँ पर मेंशन करना ज़रूरी है। देखो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि मैग्नीशियम इज बर्न इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी हमने आपको एक बात बताई कि जब भी कोई चीज़ बर्न होती है दैट मीन्स उसकी प्रोसेस हो रही है ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ मैग्नीशियम बर्न हो रहा है, दैट मीन्स मैग्नीशियम प्लस O2, Mg प्लस O2 क्या फॉर्म हो रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मतलब एरो की राइट साइड हमको लिखना है मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला। क्या आएगा? MgO। लेकिन एक बात याद रखनी है, 9th स्टैंडर्ड में हमने कुछ पढ़ा था, कंजर्वेशन लॉ। तो वही लॉ है मास के लिए कि मास होता है, ओके, वो कभी भी क्रिएट नहीं होता है और कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तो याद रखना है कि मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ ऊपर देख सकते हैं
देखो यहाँ पर प्रोसेस जो है आप उसमें देख सकते हो कि Mg प्लस O2 गिव्स MgO। तो यहाँ पर एक मैग्नीशियम है हमारे पास और 2 ऑक्सीजन है, लेकिन सामने साइड देखा जाए तो सामने हमको एक मैग्नीशियम और एक ऑक्सीजन दिख रहा है। देखो लेफ्ट साइड देखा जाए तो एक मैग्नीशियम है और 2 ऑक्सीजन है, लेकिन एरो की राइट साइड देखा जाए तो एक ही मैग्नीशियम है और एक ही ऑक्सीजन है। दैट मीन्स एक ऑक्सीजन मिसिंग है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अभी हमने देखा कि मैटर को हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते और क्रिएट भी नहीं कर सकते, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल होना चाहिए। तो चलो उसके लिए देख लेते हैं कि कैसे हम अपने इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। एक सिंपल सा है मेथड, ध्यान देना है, हीट एंड ट्रायल मेथड है। सबसे पहले देखो यहाँ पर नीचे एक केमिकल इक्वेशन लिखा हुआ है कि Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। मतलब आयन की हम पानी के साथ प्रोसेस करते हैं, केमिकल प्रोसेस करते हैं, सामने हमको क्या मिलता है, फेरस ऑक्साइड मिलता है और H2 मतलब हाइड्रोजन गैस मिलता है। अब देखो यहाँ पर आप काउंट करो कितने Fe आपको दिख रहे हैं। तो राइट साइड भाई मुझे 3 Fe दिख रहे हैं, लेफ्ट साइड मुझे 1 Fe दिख रहा है। देखो यहाँ पर देख सकते हैं आप। अब राइट साइड देखा जाए तो मुझे 4 ऑक्सीजन दिख रहे हैं और यहाँ पर मुझे 1 ही ऑक्सीजन दिख रहा है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हैं, ये रहे, और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है। मतलब यहाँ पर Fe और ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा। तो कैसे करते हैं चलो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, देखो यहाँ पर जो एलिमेंट्स है उसको हमने लिख दिया कि रिएक्टेंट साइड कौन से हैं और प्रोडक्ट साइड कितने हैं। तो देखा जाए कि रिएक्टेंट साइड सिर्फ 1 Fe है और जो प्रोडक्ट है वहाँ पर 3 Fe है। सेम हाइड्रोजन की बात करें तो दोनों साइड 2-2 है, मतलब ये इक्वल है, अभी इसको छूने की ज़रूरत नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 4 है। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा डिफरेंस कहाँ दिख रहा है आपको, तो भाई सबसे ज़्यादा डिफरेंस हमको दिख रहा है ऑक्सीजन के अंदर। तो ऑक्सीजन देखो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 4 है। तो ऑक्सीजन को सबसे पहले बैलेंस करते हैं। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 4, मतलब जो H2 था H2O उसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे। देखो यहाँ पर स्टेप 3 में हमको दिख रहा है, हमने H2O को क्या कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऑक्सीजन दोनों जगह बैलेंस हो गया है। स्टेप 4 Fe था, तो Fe यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, Fe भी बैलेंस हो गया। लेकिन देखो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और यहाँ 8 हो गए, तो मतलब यहाँ पर भी हमको हाइड्रोजन को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस तरह से हमको हमारे जो इक्वेशंस हैं उनको बैलेंस करना है। स्टार्टिंग कहाँ से करना है, जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। इसके बाद थोड़ी बहुत ये बातें याद रखनी है फिजिकल स्टेट के बारे में कि सॉलिड स्टेट होता है तो हम S लिखेंगे, लिक्विड स्टेट के लिए हम L लिखते हैं, गैसियस के लिए G लिखते हैं और एक्वेसियस के लिए हम AQ लिखते हैं। और जो टेम्परेचर, प्रेशर और कैटालिस्ट होता है उसको कहाँ लिखते हैं, एरो के अबाव या फिर बिलो लिखते हैं। कैटालिस्ट का मतलब क्या होता है कि ऐसी चीज़ जो प्रोसेस को फास्ट करने के लिए क्या करती है, हेल्प करती है। कोई केमिकल प्रोसेस हो रही है, देखो कोई प्रोसेस होती है बहुत स्लोली होती है, तो उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ ऐड करना पड़ता है। तो जो ऐड करते हैं उसे कहते हैं कैटालिस्ट। अब इस चैप्टर के अंदर हम 5 टाइप के केमिकल रिएक्शन पढ़ने हैं। एक कॉम्बिनेशन है, डीकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है, उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट है और ऑक्सीडेशन रिडक्शन है। तो टर्न बाय टर्न सबको देखते हैं। नंबर 1 है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन, देखो बेटा याद रखना है कि नाम के अंदर कुछ ना कुछ छुपा होता है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ कंबाइन होगा। तो इसका मतलब क्या है, एकदम सिंपल है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके कोई सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं,
ऐसा रिएक्शन, ऐसी प्रोसेस जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। मतलब दो से या दो से ज़्यादा कोई चीज़ें उनके बीच में प्रोसेस होगी, वो सब प्रोसेस मिलकर वो सारी चीज़ें एक होकर कोई सिंगल प्रोडक्ट बनाएगी। सर एग्जाम्पल कौन से हैं? तो देखो एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ कोल, कि कार्बन और ऑक्सीजन इनके बीच में प्रोसेस होगी तो हमको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में प्रोसेस होकर हमको मिलेगा 2H2O मतलब वाटर। और तीसरा है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O गिव्स CaOH ट्वाइस मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे स्लेक लाइम भी कहते हैं। देखो ये याद रखना है आपको क्योंकि ये कभी कभी एक एक मार्क में पूछ लिया जाता है कि स्लेक लाइम का फॉर्मूला क्या है, क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या है। तो ये दोनों बात आपको अभी से याद रखनी ज़रूरी है। तो CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, इसे क्विक लाइम भी कहते हैं, और CaOH ट्वाइस इसे कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट मीन्स स्लेक लाइम। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं? बहुत इजी है। देखो थर्मिक का मतलब, थर्मल का मतलब होता है उष्मा, हीट, और एक्सोथर्मिक का मतलब होता है जो हीट को रिलीज करता है। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है, ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट क्या होती है, रिलीज होती है, उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कि रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विथ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के साथ हीट रिलीज होती है, उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल देखते हैं कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। देखो यहाँ दिया है एग्जाम्पल कि CH4 दैट मीन्स मीथेन, और उसकी प्रोसेस होती है O2 मतलब ऑक्सीजन के साथ। देखो यहाँ वापस बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस आया, बर्निंग आया, दैट मीन्स प्रोसेस होगी किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो मीथेन की ऑक्सीजन के साथ प्रोसेस होती है, हमें क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 प्लस 2H2O मतलब वाटर मिलता है, और क्या मिलता है, हीट मिलती है। रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हम जो सांस लेते हैं, हम जो रिस्पायर करते हैं, उसको भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। कैसे? देखो अभी आप एक काम करो, आपका एक हाथ है वो आपके नाक के पास ले जाओ, नोस्ट्रिल के पास। यस, क्या आपको गर्म हवा वहाँ महसूस हो रही है? यस और नो? हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि हमारे बॉडी में जब हम रिस्पायर करते हैं और जो गैस रिलीज होती है, साथ में क्या रिलीज करती है, वो हीट भी रिलीज करती है। तो पहली बात, पहली इक्वेशन पढ़ा हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वापस एक बार समझ लो, सिंपल सा है कॉम्बिनेशन का मतलब कि ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके कोई सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट combine to form a single product. I repeat again, the reaction in which two or more reactant combine to form a single product. ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके कोई सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। और एग्जांपल में आप लिख सकते हो बर्निंग ऑफ कोल, देन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ वाटर। उसके बाद एक क्विक लाइम वाला एग्जांपल लिख सकते हो। जैसे जैसे पढ़ेंगे आगे बहुत सारे एग्जांपल हैं जो कॉम्बिनेशन के लिए यूज़ हो सकते हैं। इसके बाद हमने क्या देखा, एक्सोथर्मिक मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है, उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन, देखो मैंने पहले ही कहा कि नाम के अंदर कुछ ना कुछ छुपा होता है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन का कैसे पढ़ेंगे, याद रखो। मतलब यहाँ क्या होगा, डीकम्पोज होना मतलब अलग होना, कि कोई प्रोसेस होगी जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट होगा और वो क्या होगा, टुकड़ों के अंदर अलग अलग सब्सटेंस के अंदर क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, वो स्प्लिट हो जाएगा। तो उसको लिखेंगे क्या, द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू टू और मोर
सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें जो कंपाउंड होता है, मतलब कोई सिंगल रिएक्टेंट होता है, वो स्प्लिट हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, किसमें, टू और मोर सिंपल सब्सटेंस, दो या दो से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंस में, इसे कहेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो यहाँ पर सिंपल सा एग्जांपल है कि ए है, दैट मीन्स समझ दो कि कोई कंपाउंड हुआ है, उसके बीच में प्रोसेस हुई और हमको बी और सी मिलता है, मतलब एक में से दो या दो से ज़्यादा चीज़ मिलेगी तो उसे कहेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एकदम उल्टा है कॉम्बिनेशन का। कॉम्बिनेशन में क्या था, दो से ज़्यादा चीज़ मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाती थी, और यहाँ उल्टा है कि सिंगल रिएक्टेंट से हमको दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट मिल रही है। अब डीकम्पोजिशन है वो तीन तरह से हो सकता है। एक तो थर्मल डीकम्पोजिशन है, उसके बाद है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, और थर्ड वन है फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। तो तीनों डीकम्पोजिशन को हम टर्न बाय टर्न देख लेते हैं कि थर्मल का मतलब क्या है। मैं थर्मल का मतलब अभी बताया। थर्मल का मतलब होता है उष्मा, उष्मा का मतलब होता है हीट, कि ऐसा डीकम्पोजिशन जो हीट के वजह से होता है, कि व्हेन डीकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, decomposition is carried out by heating is called thermal decomposition। एग्जाम्पल देख लो, यहाँ दिया है कि फेरस सल्फेट, उसका फॉर्मूला है FeSO4, इसको हीट दी जा रही है। देखो यहाँ पर हीट दी तो हमको कहाँ लिखना है, एरो के ऊपर लिखना है। इसको हीट दी तो हमको क्या मिलता है, फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला है Fe2O3। ये सारे फॉर्मूलाज आपको एक अलग नोट में लिख के रखने हैं, क्योंकि ये फॉर्मूलाज पूछे जाएंगे, तब आपको एक साथ पूरी बुक ढूंढने की ज़रूरत ना रहे। फेरस सल्फेट को कहेंगे FeSO4, उसको हीट दी तो हमको क्या मिलता है, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। देखो यहाँ सिंगल रिएक्टेंट था, प्रोसेस हुई और हमको तीन प्रोडक्ट मिली। क्यों मिली तीन प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या दी है, हीट दी है, तो हीट की वजह से यहाँ पर डीकम्पोजिशन हो रहा है। दूसरा है लाइमस्टोन का एग्जांपल, कि लाइमस्टोन है, चूना का पत्थर है, उसको हम हीट दे रहे हैं तो हमको मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, क्विक लाइम हमको मिलेगा। तो पहली प्रोसेस हमने देखी थर्मल डीकम्पोजिशन की, कि ऐसा डीकम्पोजिशन जो हीटिंग के वजह से होता है, उस उष्मा की वजह से होता है। दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक दैट मीन्स ऐसा डीकम्पोजिशन जो इलेक्ट्रिसिटी पास होने की वजह से होगा, कि व्हेन डीकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। ऐसा डीकम्पोजिशन जो इलेक्ट्रिसिटी पास होने की वजह से होता है उसे कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। एग्जाम्पल देख लो कि पानी है, अगर वहाँ पर हम उसको इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हमको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलग अलग मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। देखो यहाँ पर डायग्राम दिया है, काफ़ी अच्छा डायग्राम है। यहाँ देख सकते हैं कि भाई एक प्लास्टिक का मग है, उसके अंदर क्या है, दो टेस्ट ट्यूब डाली हुई है, और नीचे उसको क्या किया है, रबर स्टॉप से क्या किया हुआ है, उसको बंद किया गया है। अब दो हम क्या लगा रहे हैं, यहाँ पे टर्मिनल है, एक एनोड है और एक कैथोड है, ओके, और यहाँ पर 6 वोल्टेज की बैटरी लगाई हुई है। अब जैसे ही हम करंट पास करते हैं, होता क्या है कि एक टेस्ट ट्यूब में हमको हाइड्रोजन और दूसरे टेस्ट ट्यूब में हमको ऑक्सीजन गैस मिलता है। तो ये हुआ इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। सिंपल सा है कि ऐसा डीकम्पोजिशन जो हमें इलेक्ट्रिसिटी पास करने की वजह से मिलता है। उसके बाद है फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। ऐसा डीकम्पोजिशन जो कब होगा, सनलाइट की प्रेजेंस में होगा, कि व्हेन डीकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कि सनलाइट के प्रेजेंस में जब डीकम्पोजिशन होता है उसे कहेंगे फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। एग्जाम्पल कौन सा है, तो 2AgCl, AgCl को कहते हैं सिल्वर क्लोराइड। अगर उसको हम सनलाइट के अंदर रखते हैं तो हमको मिलता क्या है, 2Ag प्लस Cl2, मतलब सिल्वर और क्लोरीन गैस मिलेगी। सेम है 2AgBr,
सिल्वर ब्रोमाइड, अगर उसको सनलाइट में रखते हैं तो हमको क्या मिलता है 2Ag प्लस Br2 मतलब ब्रोमिन गैस मिलेगी। बहुत ही खास क्वेश्चन है, याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में कौन सा सब्सटेंस यूज होता है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में कौन सा सब्सटेंस यूज होता है। तो याद रखना है AgCl, या तो सिल्वर क्लोराइड आएगा या फिर आएगा AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। तो आपको याद रखना है कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के अंदर ये दो सब्सटेंस यूज होते हैं। अब उसके बाद है छोटा सा एग्जांपल है एंडोथर्मिक रिएक्शन। अभी हमने देखा था एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब जिसमें हीट रिलीज होती है, जिसमें हीट क्या होती है, रिलीज होती है, उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक। और जिसमें हीट चाहिए, द रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिसमें जो प्रोसेस होने के लिए, रिएक्टेंट को ब्रेक करने के लिए, स्प्लिट करने के लिए हमको एनर्जी चाहिए, कौन से फॉर्म में, या तो हीट के फॉर्म में, या तो लाइट के फॉर्म में, या फिर इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, तो उसको कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक में आपको इतना याद रखना है जिसमें एनर्जी चाहिए, और एक्सोथर्मिक में क्या होगा, हीट एनर्जी रिलीज होगी। थर्ड नंबर है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है स्थान बदलना। देखो नाम में कुछ ना कुछ छुपा होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब स्थान बदलना। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या होता है, जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो क्या करता है, कम रिएक्टिव को अपने सॉल्यूशन में से दूर करता है। समझ नहीं आया? मतलब क्या होता है, जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है वो क्या करेगा, कम रिएक्टिविटी आता जो वाला जो होता है सब्सटेंस, उसको क्या करेगा, अपने सॉल्यूशन में से अलग कर देगा कि भाई तेरी रिएक्टिविटी कम है, तू यहाँ से चला जा। देखो यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल है कि Fe प्लस CuSO4 कि आयन की प्रोसेस हो रही है किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ। तो देखो यहाँ पर दिया है CuSO4, तो यहाँ पर Cu है वो होगा Cu2 प्लस, और SO4 है इसे लिख सकते हैं SO4 2 माइनस। तो होगा क्या, SO4 2 माइनस को वो अपने सॉल्यूशन में से अलग करता है, और SO2 4 माइनस है वो कहाँ चल के मिल जाएगा, Fe के साथ। तो मिल जाएगा हमको क्या, FeSO4 प्लस Cu। Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस Cu। मतलब आयन की हम कॉपर सल्फेट के साथ अगर रिएक्शन करते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, आयन सल्फेट मिलता है और कॉपर हमको अलग मिल जाता है। सेम यही प्रोसेस जिंक के साथ भी कर सकते हैं कि जिंक का अगर फॉर्मेशन करेंगे हम कॉपर सल्फेट के साथ, हमको मिलेगा क्या, जिंक सल्फेट, और कॉपर हमको अलग मिलेगा। होता क्या है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव को अपने सॉल्यूशन में से अलग करता है। ये रहा जिंक प्लस CuSO4 गिव्स ZnSO4 प्लस Cu। याद रखना है कि जिंक है उसकी रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट तो ऐसा रिएक्शन जिसमें न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स, कि जिसमें क्या होता है, नए कंपाउंड मिलेंगे, लेकिन कैसे कि जो आयंस होते हैं उनका एक्सचेंज होकर। देखो Na2SO4 है तो इसे लिख सकते हैं Na2 प्लस, और यहाँ लिखेंगे उसको SO4 2 माइनस। सेम BaCl2 है तो Ba2 प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा Cl2 2 माइनस। BaSO4 है तो Ba2 प्लस, और ये है SO4 2 माइनस, और 2 NaCl है तो Na2 प्लस, और ये है Cl माइनस। अब होगा क्या, देखो यहाँ 2 Na है 2 Cl है तो यहाँ पर 2 प्लस और 2 माइनस। अब होगा क्या,
कलर चेंज करके अब Na है, ये मिल जाएगा Cl2 के साथ, और Ba है, ये मिल जाएगा SO4 के साथ। तो हमको क्या मिलेगा, NaCl और BaSO4। क्या मिलेगा, NaCl और BaSO4। देखो यहाँ देख सकते हो कि Na2SO4 की प्रोसेस की हमने किसके साथ, BaCl2, मतलब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की हम प्रोसेस करते हैं तो हमको मिलता है क्या, देखो यहाँ से SO4 अलग होता है और मिल जाता है Ba के साथ, और सेम यहाँ पर सोडियम है वो मिल जाएगा किसके साथ, क्लोरीन के साथ। तो यहाँ पर इस तरह से म्यूचुअल एक्सचेंज होता है आयंस का। Na है वो मिल जाएगा Cl के साथ, और SO4 है वो मिल जाएगा Ba के साथ। तो देखो यहाँ पर प्रोडक्ट में देख सकते हैं कि BaSO4 और 2 NaCl हमको मिलता है। White precipitate of BaSO4 is formed, so it is called precipitation reaction। ऐसे रिएक्शन जिसमें देखो प्रोसेस होने के बाद कुछ अवशेष बचते हैं, कोई चीज़ हमको मिलती है, मतलब प्रोसेस हो गई, इसके बाद जो हमारा पात्र होता है, ओके, जो भी हमारे पास साधन होता है उसके अंदर देखा जाए कि कुछ ना कुछ हमको सब्सटेंस दिखते हैं कि भी कुछ बचा कुचा, तो उसे कहते हैं प्रेसिपिटेट, और ऐसी प्रोसेस को कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। लास्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन ऐड होता है, ऑक्सीजन ऐड होता है। ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता हो या हाइड्रोजन दूर होता हो उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वापस कह रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड और हाइड्रोजन इज रिमूव्ड। आई रिपीट अगेन, द केमिकल प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड और हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, then it is called oxidation reaction। और सेम उल्टा उसका रिडक्शन, the chemical process in which oxygen is removed और हाइड्रोजन is added, मतलब ऑक्सीजन दूर होता है, रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन है वो कम होगा और हाइड्रोजन है वो बढ़ेगा, तो उसे कहेंगे रिडक्शन। मतलब दोनों में से कोई एक चीज़ होगी तो उसे हम ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कह सकते हैं। यहाँ एग्जांपल दिया है कि कॉपर है, उसकी प्रोसेस कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, तो क्या मिल रहा है हमको, कॉपर ऑक्साइड मिलता है। देखो यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉपर के अंदर ऑक्सीजन ऐड हुआ, कॉपर के अंदर क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ, दैट वाई उसे कह सकते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस। नीचे एग्जांपल देखो कि CuO प्लस H2, तो यहाँ क्या हो रहा है कि Cu प्लस H2O, हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हुआ, दैट वाई इसको भी हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस। रिडक्शन का मतलब कि जिसमें ऑक्सीजन दूर होता हो या हाइड्रोजन ऐड होता हो। देख सकते हैं, देखो यहाँ पर प्रोसेस दिया कि कॉपर ऑक्साइड उसका रिएक्शन हो रहा है हाइड्रोजन के साथ, तो हमको मिल रहा है कॉपर सॉलिड फॉर्म में और हाइड्रोजन ऑक्साइड दैट मीन्स वाटर हमको लिक्विड फॉर्म में मिलता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉपर में से ऑक्सीजन दूर हो रहा है, कॉपर में से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, दूर हो रहा है। देखो यहाँ पे CuO है, CuO कॉपर ऑक्साइड, तो उसमें से ऑक्सीजन चला गया, तो उसे हम क्या कहेंगे, रिडक्शन कह सकते हैं। लेकिन साथ में देख सकते हैं कि हाइड्रोजन है उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, दैट वाई यहाँ पर कह सकते हैं ऑक्सीजन जुड़ा, तो उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं उसे कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अब बात करते हैं कोरोजन की। कोरोजन क्या है, तो देखो जब हम मेटल को, कोई ऐसा मेटल होता है, धातु होती है, उसको हम क्या करते हैं कि बाहर मॉइस्चर का माहौल हो, एयर हो, एसिड हो, कि थोड़ी देर के लिए बाहर रखते हैं खुली हवा में, तो क्या होता है कि हवा के साथ कुछ ना कुछ वो रिएक्ट करता है और क्या करता है, उसमें कोई थिन लेयर आ जाता है, जिससे क्या होता है, मेटल होता है वीक हो जाता है और उसे हम कह सकते हैं कि मेटल है वो कोरोड हो चुका है। मतलब समझ लो कि अगर कोई लोहे का बर्तन है, अगर हम खुली हवा में रखते हैं, अगर समझ लो आपकी साइकिल है,
अगर आपकी साइकिल को आपने बाहर बारिश के मौसम में खुला छोड़ दिया, ऐसे भी आप खुली छोड़ देते हो, तो होता क्या है कि वो धीरे 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 प्रोसेस करता है। और क्या होता है कि भाई जो आपकी साइकिल है उसमें जो स्पोक्स होते हैं, उसका व्हील होता है, तो उसमें जंग लग जाता है। तो ये जो जंग लगता है, रस्टिंग ऑफ आयरन है, उसे क्या कहते हैं हम? कोरोजन कहते हैं। कि रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। देखो ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सिल्वर पर कौन से कलर का कोटिंग हो जाता है, तो चांदी होता है वो काली हो जाती है, आपने देखा होगा। और जो कॉपर होता है, तांबा होता है, उस पर क्या होता है? ग्रीन कलर का कोट हो जाता है, मतलब ग्रीन कलर का लेयर आ जाता है। और आयरन होता है उस पर क्या होता है? तो रेड ब्राउन कलर का लेयर आ जाता है। तो कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय द गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और पुटिंग पेंट्स। तो कोरोजन को कैसे रोक सकते हैं? तो गैल्वेनाइजेशन। अब गैल्वेनाइजेशन क्या है? तो क्या होता है, देखो जिंक है वो क्या है, अभी मैंने आपको चीज़ यहाँ बताई थी कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। कि जिंक है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। तो हम क्या करते हैं कि लोहा होता है, आयरन होता है, उस पर क्या करते हैं हम? जिंक का लेयर लगा देते हैं। अब जिंक का लेयर लगा दिया तो बाहर जो ऑक्सीजन है वो डायरेक्ट आयरन के साथ प्रोसेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि भाई आयरन है उस पर क्या लगा हुआ है? जिंक लगा हुआ है, तो पहले जिंक के साथ प्रोसेस करेगा, जिससे क्या है, हमारा जो आयरन है वो बच जाता है, इसलिए उसको जंग नहीं लगता है, उसको कोरोड नहीं होता है। दूसरा है कि भाई इलेक्ट्रोप्लेटिंग। एक धातु होती है, एक मेटल पे हम दूसरे मेटल का लेयर लगाते हैं, उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। और पुटिंग पेंट्स, या तो फिर क्या कर सकते हैं हम? पेंट करके भी कोरोजन को रोक सकते हैं। उसके बाद है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब क्या है? द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल व्हेन एक्सपोज टू एयर इज नोन एज रेंसिडिटी एंड लीड्स टू अ बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट ऑफ फूड। कि अगर कोई खुराक है, खाना है, उसको अगर हम थोड़ी देर के लिए बाहर रखते हैं, समझ लो कि आज हमने कुछ खाना बनाया, अभी अपने आप में खाना खा लिया, अब खाना खाने के बाद आप उसको रखते हो, फ्रिज में नहीं रखा, आपने बाहर रख दिया, और अगर आप कल दोपहर तक उसको बाहर रखते हो तो क्या होता है कि उसमें स्मेल आने लगती है, उसका टेस्ट खराब हो जाएगा। तो क्यों होता है ऐसा? फ्रिज में रखते हैं तो नहीं होता है, बाहर रखते हैं तो हो जाता है। रीज़न क्या है? क्योंकि होता क्या है कि बाहर वो ऑक्सीजन के साथ केमिकल प्रोसेस करता है, और ऑक्सीजन के साथ प्रोसेस करेगा तो क्या हो जाएगा भाई? उसके अंदर खट्टा खट्टा कहते हैं, खटास आ जाती है, जिससे क्या होता है? खाना खराब हो जाता है। तो उसके मेथड क्या है, कैसे रोका जा सके? बाई एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। तो ऐसी कुछ चीज़ ऐड करो कि जो ऑक्सीजन का जो लेवल है उसको कम कर दे, एंटीऑक्सीडेंट्स। दूसरा है कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स। कि जो खाना है वो एयर टाइट कंटेनर्स में अगर भर के डिब्बे में भर के रखोगे तो जिससे क्या होगा कि रेंसिडिटी होगी नहीं। रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन। आपने देखा होगा, वेफर खाते हो, गोपाल के पैकेट्स खाते हो, बालाजी के खाते हो, सम्राट के खाते हो, तो देखा होगा अंदर बहुत ज़्यादा हवा भरी हुई होती है। तो हवा कौन सी होती है? वो नाइट्रोजन होता है। क्यों नाइट्रोजन बढ़ते हैं? क्योंकि नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन के जो इंटेंसिटी है उसको क्या करता है? कम करता है। ऑक्सीजन की इंटेंसिटी को कम कर देगा, और सबसे बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है नाइट्रोजन, इसलिए पैकेट फूड के अंदर नाइट्रोजन गैस भरी हुई होती है। और चौथा है रेफ्रिजरेशन। आप फ्रिज का भी यूज़ कर सकते हो। तो बेटा यहाँ पर आपका फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होता है। कौन कौन सी चीज़ पढ़ी हमने, एक बार उड़ती नज़र मार लेते हैं। बराबर पहले हमने देखा था केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है? तो ऐसी प्रोसेस जिसमें नया सब्सटेंस मिलेगा, नई प्रॉपर्टी वाला, उसे कहेंगे केमिकल रिएक्शन। उसके बाद देखा रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट का मतलब क्या है? कि जो केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्ट लेता है। और प्रोडक्ट किसे कहेंगे? जो केमिकल रिएक्शन के बाद हमको मिलता है। इसके बाद थोड़े बहुत एग्जाम्पल देखें कि डाइजेशन ऑफ फूड है, रेस्पिरेशन है, रस्टिंग ऑफ आयरन है, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं, दही बनना, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखी कि केमिकल रिएक्शन में क्या क्या होता है। तो उसका स्टेट चेंज होता है, कलर चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, या फिर उसमें अंदर कोई गैस रिलीज होती है। उसके बाद हमने देखा था कि भाई कैसे उसको बैलेंस किया जाता है। ओके, अब उसके टाइप्स देखें तो टोटल हमने 5-6 टाइप्स देखे। 5 मेन टाइप्स है। पहला देखा कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके कोई सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं।
दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक्सोथर्मिक मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है, हीट क्या होती है, रिलीज होती है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एक सिंगल कंपाउंड है वो दो या दो से ज़्यादा नए सब्सटेंस के अंदर क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, उसे कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब तीन तरह के देखे, थर्मल देखा, इलेक्ट्रोलाइटिक देखा और देखा फोटोलाइटिक। तो थर्मल का मतलब ऐसा डीकम्पोजिशन जो हीट की वजह से होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन किसे कहेंगे, ऐसा डीकम्पोजिशन जो इलेक्ट्रिसिटी पास होने की वजह से होता है। और फोटोलाइटिक का मतलब होता है ऐसा डीकम्पोजिशन जो सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। उसके बाद देखा एंडोथर्मिक रिएक्शन कि ऐसा रिएक्शन जिसको हीट चाहिए, लाइट चाहिए या फिर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। क्या चाहिए, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, उसे कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब तो क्या होगा कि मोर रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। मोर रिएक्टिव एलिमेंट होंगे वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे। और डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि जिसमें कंपाउंड्स होते हैं वो अपने आयंस को म्यूचुअल एक्सचेंज करते हैं, मतलब जो आयंस होती है उसकी अदला बदली हो जाती है। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन ऐड होना या फिर हाइड्रोजन दूर होना। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन दूर होना या फिर हाइड्रोजन ऐड होना। ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बाद हमने देखा था क्या, रेडॉक्स, कि ऐसी प्रोसेस जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होते हैं, ऐसी प्रोसेस जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होते हैं उसे क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। और कोरोजन का मतलब क्या होता है कि भाई कोई मेटल है उसको बाहर खुली हवा में रखते हैं तो मॉइस्चर, एयर और एसिड के साथ क्या करता है, वो प्रोसेस करता है और उस पर क्या होता है, एक छोटा सा लेयर आ जाता है जिससे मेटल वीक होता है, उसे कहते हैं भाई कोरोजन ऑफ मेटल। उसे रुकने के लिए हमने बताया आपको कि गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं या फिर कोई कलर पेंट कर सकते हैं। और लास्ट देखा रेंसिडिटी, कि जो खाना होता है, फूड होता है, तो फैट और ऑयली जो खाना होता है उसको क्या करते हैं, अगर खुली हवा में रखते हैं तो उसके अंदर बैड टेस्ट और बैड स्मेल आ जाती है। क्यों होता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ क्या करता है भाई, प्रोसेस करता है। तो रोकने के लिए या तो फिर अंदर एंटीऑक्सीडेंट डाल दो या फिर खाने को एयर टाइट कंटेनर में भर दो या फिर नाइट्रोजन गैस अंदर भरो या फिर क्या करो, उसको रेफ्रिजरेशन में रखो। आशा करते हैं कि आपको इस चैप्टर में समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो इस चैप्टर को आप वापस देख सकते हैं, अपनी नोट्स बनाइए। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।